देखिए 2024 में नो डाउट कि माननीय बहन जी बहुत मजबूत दावेदार के रूप में हैं और चूंकि जो अन्य ये पार्टियां हैं सो कॉल्ड दलित हितैषी पार्टियां जो हैं लाइक कांग्रेस हो गई या ये सपा हो गई या ये लालू यादव जी की आरजेडी हो गई, ठीक है, या उधर वो नीतीश जी हो गए, ये सब क्या करते हैं ना, तो इन लोगों को अब तक माननीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना करके और उनको आगे प्रोजेक्ट कर देना चाहिए। देखिए बसपा 4.5 करोड़ से अधिक वोटों की मालिक है जी। इस देश का जो SC ST OBC माइनॉरिटी और जो गरीब तबके के जो जनरल समाज के लोग हैं वो सभी बसपा को एक तरफा सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। और यहाँ केवल राज्यों की बात ही नहीं, अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ भी हम लोगों का 10,500-12 हज़ार वोट पड़ता है। सीधा सबसे बड़ा कारण बताता हूँ कि इस देश के अंदर जो मानवतावादी संविधान के ऊपर सबसे बड़ी मानवतावादी सरकार अगर किसी ने चलाई है तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने चलाई है। रीज़न उसके पीछे 4 बार की सरकार है, लोग देख चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर, जो लोगों को जिस प्रकार से सिक्योरिटी का एहसास होता है ना माननीय बहन जी के कार्यकाल में, तो वो लोग कभी भूले नहीं हैं, ना कभी भूलेंगे। ये तो अभी जंगल राज चल रहा है वहाँ पर। और अभी जो राजभर जी ने ये बात कही है तो मुझे लगता है ये बात तमाम लोगों को कहनी चाहिए, क्योंकि 89 से ज़्यादा आबादी इस देश के 89 OBC जातियाँ ऐसी थी जो माननीय बहन जी के कार्यकाल से पहले कभी MP MLA नहीं बनी थी। माननीय बहन जी ने आते के साथ ही पिछड़े समाज के लोगों को सबसे आगे भेजा है ना। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हम उस रहनुमा के चरणों में खड़े हुए हैं जिसने देश को, दुनिया को ताकत दी और बहुजन समाज को एकजुट करने का कार्य किया। लेकिन इस कारवां को आगे ले जाने का काम किया मान्यवर काशीराम साहब ने और उसके बाद बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने। आज हमारे साथ स्वयं अम्बेडकर हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं हैं, हमेशा और अधिकांश बसपा की बात करते हैं। क्यों करते हैं वो भी जानेंगे। पहले स्वागत है स्वयं आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वयं क्या कारण है कि आप बसपा की ही निरंतर बात करते रहते हैं जबकि बसपा को डूबता हुआ जहाज भी कहा जाता है, क्या कहेंगे? देखिए बसपा 4.5 करोड़ से अधिक वोटों की मालिक है जी। इस देश का जो SC ST OBC माइनॉरिटी और जो गरीब तबके के जो जनरल समाज के लोग हैं वो सभी बसपा को एक तरफा सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। और यहाँ केवल राज्यों की बात ही नहीं, अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ भी हम लोगों का 10,500-12 हज़ार वोट पड़ता है जी। तो हमारा संगठन जो है पूरे देश के अंदर निरंतर कार्य कर रहा है। इवन इंटरनेशनल समूह हम लोगों के जो है वो BSP को सपोर्ट करते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए इस देश के अंदर राज्य स्तर पर पार्टी बनाना इज़ नॉट ईजी टास्क। आप भी जान रहे हैं, आप इतने सीनियर साथी हैं, आपके मार्गदर्शन में बहुत लोग कार्य करते हैं, हम भी जानते हैं। आप जान रहे हैं एक संगठन को कैसे चलाया जाता है। इफ़ एक राज्य के अंदर आपको एक संगठन बनाना है, आप उसको राज्य स्तर पर नहीं ले जा सकते हैं। बावजूद उसके हमारी जो बसपा है वो 22 राज्यों के अंदर हमारा संगठन है और पूरे देश की नेशनल पार्टी है हमारी, और 4.5 करोड़ से अधिक वोट हमारी पार्टी को जाता है। और निरंतर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी के लोग और हमारा समाज, हमारा देश निरंतर मजबूती की कगार पर पहुंच रहा है। और आप देखिएगा जल्द ही 2024 के अंदर जो ये चुनाव होंगे, चूँकि एक तरफा मुस्लिम समाज जो है हमारी पार्टी की तरफ आता जा रहा है, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि सपा में उसका कोई हित नहीं है। उसका BJP आप जान ही रहे हैं उन लोगों को कैसे दुश्मन समझती है अपना। कांग्रेस में उनका हमेशा फ़ायदा उठाया गया है, उसी के कारण आज वो इस हालात में है। तो वो निरंतर मुसलमान समाज जो है वो इधर साइड अपने जो हम सभी एक दूसरे के रहनुमा हैं वो हमारी तरफ आ रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 2024 में आप देखिएगा कि बहुत मजबूत पार्टी बनकर हमारी BSP पूरे देश में उभरेगी। बहुत मजबूत पार्टी देश में बनकर उभरेगी, लेकिन क्या कारण है, क्या लगता है 2024 के अंदर दलित मुस्लिम मिलकर बना पाएंगे सरकार, क्या कहेंगे? देखिए दलित मुस्लिम एक दूसरे को जानता है कि सबसे ज़्यादा शोषण इस देश में अगर किसी को होता है तो भाई वो दलित है या तो मुसलमान है या आदिवासी है। ये तीन जो हैं बहुत ज़्यादा शोषणकारी ग्रुप हैं इस देश के, जिन पर लगातार और बहुत लंबे समय से अत्याचार होता जा रहा है। तो मुसलमान आज की डेट में जो इन लोगों की सरकार है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से उसको देखती है कि इसको परेशान करे जानबूझ के, ताकि ये दंगे करे, कुछ और उल्टा सीधा कार्य करे, और हम उसको फिर अपने राजनीतिक रूप से उस चीज़ को भुना लें और भुनाने के बाद हम लोग अपने फेवर में वोट ले लें। क्योंकि लोगों को एक डर का माहौल लाना पड़ता है लोगों के अंदर कि भाई हिंदू तो सिक्योर है नहीं इस देश के अंदर। जब हिंदू सिक्योर नहीं होगा तो A to Z SC हो, ST हो, OBC हो, चाहे कोई और अन्य क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो या कोई भी हो, उसको ऐसा ही लगेगा कि भाई मुसलमान तो हमारा दुश्मन है, ये तो हमें मारने को दौड़ता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि मुसलमान आज तक कभी किसी को नहीं मारने को दौड़ता है। इवन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, वो एक मुस्लिम बहुल एरिया में रहती है।
तो मैंने उससे लिटरली एक बार ऐसे मजाक मजाक में पूछा कि क्या सच में मुसलमान इस तरीके से, जैसे ये लोग प्रोपागेट करते हैं कि भाई मुसलमान तो खतरनाक होते हैं ये वो, तो उसने मेरे को एग्जांपल दिया कि अभी स्वयं रिसेंट में एक दंगा हुआ था, शिव बिहार का जो दंगा था, तो उसका एरिया मुस्लिम बहुल एरिया के बीच में था और वो हिंदू है। तो उसने कहा हमारी 2 गलियाँ उस क्षेत्र में हैं, तो उन दोनों गलियों में जो वहाँ के मुस्लिम तबके के लोग थे, सीनियर लोग थे ना, वो स्पेशली वहाँ पर बैठे कि कोई बदमाशी ना कर जाए, यहाँ पर हमारे बीच में जो हिंदू भाई बहन हमारे रह रहे हैं उन लोगों को कोई छेड़ाछाड़ी ना कर आप जाए। ये कहना चाहते हैं कि हिंदुओं की हिफाजत भी मुस्लिम करता है? हिफाजत मतलब आप ये देखिए ना कि मुसलमान जो है वो हिंदुओं की हिफाजत करने के लिए वहाँ पर, ये क्षेत्र भी सीलमपुर का क्षेत्र है, वो वहाँ सीलमपुर के क्षेत्र के अंदर 2 गलियाँ हैं वहाँ पर जो हिंदू बहुल गलियाँ हैं और वो बिल्कुल बीचों बीच पड़ती हैं मुस्लिम एरिया के। तो वो मुसलमान जो तबका है वहाँ का, जो सीनियर लोग हैं, जो बहुत, वो कह रहे हैं बचपन से हम लोग साथ रह रहे हैं, आज तक हमने किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं झेली है उनकी तरफ से। तो ये प्रोपागेंडा कौन फैला रहा है और कौन इस देश के अंदर, जो 1/5 हिस्सा है मुसलमान का इस देश के अंदर, तो आप ऐसे नहीं समझ सकते कि आप किसी तबके को परेशान करते रहेंगे। भाई हर चीज़ का एक उबाल पॉइंट होता है, कहते हैं ना, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है हर चीज़ का ना। तो आप परेशान करते जा रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, शिव बिहार दंगा किस प्रकार से हुआ, और वो लड़की बता रही है कि भाई हम लोग बिल्कुल सेफ हैं एकदम, है ना। तो आप ये देखिए, यही खूबसूरती है ना हमारे देश की। तो ये एकता का जो परिसूत्र है हम लोग बंधे हुए हैं। लगातार जो है इस वक्त कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, बीजेपी को वोट करें, इस तरीके के प्रोपेगेंडा भी दिखाई देते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत क्या है, मुझे ये बताइए। क्या मतलब क्या हो जाएगा? चलिए मान लीजिए नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा था, क्या हो गया वहाँ पर? नेपाल आज की डेट में गरीबी के जो मापदंड हैं उसमें सबसे न्यूनतम स्तर पर खड़ा हुआ है। वहाँ पर हैप्पी इंडेक्स जो है वो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है। वहाँ की जो पॉवर्टी है वो हाईएस्ट स्तर पर है। क्या मिल रहा है उनको हिंदू राष्ट्र बन करके? अभी उन्होंने रिसेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करा, उसके तहत उन्होंने अपने राष्ट्र को एक सेकुलर राष्ट्र बताया। मतलब वो तो हिंदू राष्ट्र, और ये पाकिस्तान है, ये मुस्लिम राष्ट्र है, इसको क्या मिल रहा है बताइए? बिल्कुल एकदम अंत पर आ चुका है। उन लोगों के पास इतना फॉरेन रिजर्व भी नहीं है कि अपने देश को ठीक ठाक चला लें वो लोग। तो हम लोग राष्ट्र बना करके कर क्या लेंगे इस देश को? आप ये बताइए, हम मुस्लिम राष्ट्र बना के क्या कर लेंगे? अरे भाई, मानवता का राष्ट्र बनाया जाए, जो कि हमारे देश की पहचान रही है। युगों युगों से हम लोग मानवतावादी लोग रहे हैं, और यही नहीं, हम लोगों ने समय समय पर हमेशा लोगों को बहुत बड़ा मार्गदर्शन दिया है। बुद्ध से लेकर के गुरु नानक देव जी, कबीर जी, संत रविदास जी, फूले जी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, हम लोगों ने, सबने, हमारे जो जितने पूर्वज हैं सभी ने मार्गदर्शन दिया है हमारे समाज को। तो मानवतावादी समाज बनाने का दिया है ना। हर तबके, हर जाति, हर धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल सम्मान, स्वाभिमान के तहत उनको चलाया गया। तो हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या होगा भाई? बर्बादी है। क्योंकि जो मुट्ठी भर तथाकथित हिंदू धर्म के जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, इन रियलिटी उन लोगों को अपना पेट पालना है, बिजनेस करना है। लाइक मैं गौरक्षा दल के नाम पर बहुत सारे संगठन देखता हूँ। विश्व हिंदू इस तरीके से अजीब अजीब संगठन चला रखे हैं। 14 फरवरी को लड़के लड़कियों को मारते हैं लोग, बाहर निकल करके अपनी एकता दबंगता दिखाते हैं। क्या हो रहा है इन सब चीज़ों से? आप बताइए, क्या हमारा समाज आगे साइंटिफिक रिसर्च में ऊपर कुछ हासिल कर रहा है? क्या हम लोग स्पेस में कुछ नया हासिल कर रहे हैं? क्या नई कंपनी बना करके हम लोग आगे जा रहे हैं? कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है देश के अंदर? कुछ भी नहीं हो रहा है। आप गले में पटका डाल करके और दुनिया भर की बकवास कर सकते हैं कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग, अरे भाई, इस देश में सब काबिल हैं, इस देश में सब आगे बढ़ रहे हैं। 2024 की आप बात कर रहे थे, बहन जी की बात कर रहे थे, किस तरीके से बहन जी 2024 के अंदर अपना दावेदार बन सकती हैं, कि क्या कहेंगे? देखिए, 2024 में नो डाउट कि माननीय बहन जी बहुत मजबूत दावेदार के रूप में हैं। और चूंकि जो अन्य ये पार्टियां हैं, सो कॉल्ड दलित हितैषी पार्टियां जो हैं, लाइक कांग्रेस हो गई, या ये सपा हो गई, या ये लालू यादव जी की आरजेडी हो गई, ठीक है, या उधर नीतीश जी हो गए, ये सब क्या करते हैं ना, तो इन लोगों को अब तक माननीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना करके और उनको आगे प्रोजेक्ट कर देना चाहिए था। क्योंकि एकमात्र इस देश की सबसे सीनियर लीडर, सबसे ज़्यादा संघर्ष करके कोई बेटी इस देश की आगे बढ़ी है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो अगर भाई आप लोग इतने ही दलित हितैषी थे, अलग आप इतना ही मतलब दबे कुचले लोगों के लिए इतनी बात रखना चाहते हैं, तो भाई आप लोग उनको आगे कर देते। तो नहीं करेंगे। राजभर ने भी यही कहा है कि तमाम जितने भी संगठन हैं वह बहन जी को मुख्यमंत्री अपना बना लें और अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारे मोहर लगा दें, तो बहन जी इस देश को ही संभाल सकते हैं, दूसरा कोई नेता नहीं है। ऐसा क्यों कहा ओपी राजभर ने? या यूं कहें कि इस वक्त जो जितने भी जो पिछड़े लोग हैं, ये जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको बहन जी की याद क्यों आ रही है और वह अपने खुले मन से क्यों नहीं कह पा रहे हैं? क्या कारण? देखिए, मैं इसका सीधा सीधा सबसे बड़ा कारण बताता हूँ कि इस देश के अंदर जो मानवतावादी संविधान के ऊपर सबसे बड़ी मानवतावादी सरकार अगर किसी ने चलाई है तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने चलाई है। रीज़न उसके पीछे 4 बार की सरकार है, लोग देख चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर, जो लोगों को जिस प्रकार से सिक्योरिटी का एहसास होता है ना माननीय बहन जी के कार्यकाल में, तो वो लोग कभी भूले नहीं हैं, ना कभी भूलेंगे। ये तो अभी जंगल राज चल रहा है वहाँ पर। और अभी जो राजभर जी ने ये बात कही है, तो मुझे लगता है ये बात तमाम लोगों को कहनी चाहिए, क्योंकि 89 से ज़्यादा आबादी इस देश के, 89
ओबीसी जातियाँ ऐसी थी जो माननीय बहन जी के कार्यकाल से पहले कभी एमपी एमएलए नहीं बनी थी। माननीय बहन जी ने आते के साथ ही पिछड़े समाज के लोगों को सबसे आगे भेजा, है ना। 2012 में जब हमारी सरकार भी चली गई तो माननीय मौर्य जी भी उस समय रहे थे, है ना, विपक्ष के मंत्री बना करके माननीय बहन जी ने 17-18 मंत्रालय दे रखे थे इनके हर एक मंत्री को ना। तो आप ये देखिए कि कितने पिछड़ों के हितैषी हैं, कितनी मुस्लिम हितैषी हैं। नसीमुद्दीन जी का नाम किसी से छुपा नहीं रहा है, कितनी ज़्यादा पावरफुल व्यक्तित्व रहे हैं वो। और जो सबसे बड़ी कौम है इनकी मंसूर कौम, उसके सबसे बड़े सर्वे सर्वा रहे हैं। और मुस्लिम समाज के तमाम भाइयों ने माननीय बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके जब तक चले थे, तो तब तक आप ये देखिए कि तरक्की के कितने बड़े आसमान को छू रहे थे वो लोग। तमाम सरकारी नौकरियों से लेकर के, चाहे मंत्रालयों में, चाहे ठेकेदारी में, चाहे कॉन्ट्रैक्ट्स में, और तो और जो 27 लाख से अधिक नौकरियां माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, बैकलॉग जो था ओबीसी का जो कभी भरा ही नहीं गया था, तो एक ही बार में 2007 से 12 के बीच में 27 लाख से ज़्यादा नौकरियां माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ओबीसी को देने का काम किया। उसमें मुस्लिम भी आया। इसके अलावा करीब करीब 1,08,000 जो वाल्मीकि समाज को जो है स्पेशल सरकारी नौकरी में भर्ती, ये जो सो कॉल्ड यहाँ दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जी हैं तो वो वाल्मीकि हितैषी बनते हैं कि वाल्मीकि समाज के हम लोग बहुत हितैषी हैं। इनसे आज तक परमानेंट नहीं हुआ, कोई भी एक नौकरी नहीं निकाली है इन्होंने दिल्ली के अंदर। 4 स्कूलों को नवीनीकरण कराया तो उसमें हाय हाय कर रखी है कि हमने पता नहीं कितने स्कूल बनाए, कितने बनाए। और अभी सुरेंद्र जी आप ही के साथ में मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम में था, माता रमाबाई इंटर कॉलेज जो माननीय बहन जी ने बना रखा, इंटरनेशनल बालक है ना, इंटरनेशनल लेवल के कॉलेज वो 5-6 बनाए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। उसमें रुकने की व्यवस्था, उसमें मतलब वो एक लेवल है, ऑक्सफोर्ड लेवल की उसमें एजुकेशन है, आप समझने की कोशिश कीजिए उसको। तो इसे कहते हैं एक मतलब जड़ पर काम करना, तो ऊपर फलक पर दिखा करके कि हम तुम्हारे हितैषी हैं। और ये इस समाज को समझना चाहिए भाई, तुम अब नहीं समझोगे, तुम कब समझोगे? क्या तुम्हारे को टीवी चैनल और इन तमाम चीज़ों में तुम लोग आ जाते हो कि भाई ये हमारे हितैषी हैं, वो फलाना पैर धो रहा है, ढिमकाना हमारे लिए बोल रहा है कि अरे भाई हम तो वाल्मीकि समाज को बहुत कुछ है। अभी आप लोगों के साथ ये लोग बैठ करके ना एक थाली में खाने को तैयार नहीं होंगे, मैं रियलिटी बताऊँ आपको। तो अंदर से इनकी मानसिकता वही रहेगी, ये कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आपको अपने हितैषी अपने आप सुनना पड़ेगा। और हमारी तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी से बड़ा हितैषी कौन हो सकता है इस देश में, जिनके राज में सबसे छाती चौड़ी चढ़ के हम लोग चलना सीखा, जिनके राज में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा नौकरियां ली, जिनके राज में हमारे जो उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे आईएएस आईपीएस और पीसीएस ऑफिसर्स को बनाने के लिए हॉस्टल, आज तक उनसे आईएएस आईपीएस बन करके हमारे बच्चे बाहर निकल रहे हैं। स्वयं मोदी के सामने, योगी के सामने क्या बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का सोशलिज्म चल पाएगा, या यूँ कहें कि राजनीतिक जादू चल पाएगा? क्या कहेंगे? देखिए, माननीय बहन जी जो हैं बहुत शांत स्तर की नेता हैं। वो बहुत सोच समझ के और बहुत दूरदृष्टि रखते हुए कोई भी चीज़ करती हैं। उनका एक बात बताइए आप, माननीय बहन जी इतनी इस देश की मेरे लिए तो सबसे महान हस्ती हैं। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है भाई, वो चाहे तो वो आराम से बैठे, लेकिन वो बोल दें कि जाओ करो उत्पात। जैसे अभी सो कोल्ड एक नेता बने हैं, है ना, लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि ये भले ये होगा वो होगा, है ना। तो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जो युवा लड़के हैं उनको जा कर के भिड़वा देते हैं, लड़ाई करवा देते हैं, कहीं भी तोड़फोड़ करवा देते हैं, पुलिस वाले उन पर मुकदमे डालते घूमते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं, भैया बेल करवा लो, ये करवाओ वो करवाओ। तो ये माननीय बहन जी का क्या, ये बताइए आप, जो कहते हैं ना कि एक्टिव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो माननीय बहन जी क्या कहें? एक बार कहें जाओ भिड़ जाओ भाई। मेरे को माननीय बहन जी कोई भी आदेश करेंगे मैं तो बिल्कुल सर आँखों पर रख के उनका लूँगा, जो भी आदेश उनका होगा। तो भाई मेरे जैसे लाखों युवा हैं इस देश के अंदर जो माननीय बहन जी के एक कहने मात्र पर वो पूरे देश के अंदर उत्पात मचा सकते हैं। एक तरीके से आंदोलन हो, आंदोलन के तरीके से रोडों पर हम लोगों को रोड जाम करना हो, उस तरीके से अगर माननीय बहन जी एक आदेश करते हैं हम लोगों के लिए, माननीय बहन जी क्यों नहीं करती हैं? इसलिए नहीं करते भाई, ये मेरे समाज के बच्चे हैं, इनको मैं नहीं संजो के रखूँगी तो कौन संजो के रखेगा? आप ये बताइए। इनका भविष्य के लिए चिंता मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? बताइए। तो भाई उनको राजनीति तो अपनी चमकानी नहीं है, वो तो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है ना। उनको सब कुछ पता है, तो उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा है समाज के लिए, और समाज को उन पर आंख बंद करके बिल्कुल इसी प्रकार से भरोसा रखना चाहिए। जैसे अभी 2022 के चुनाव में एक तरफा वोट गया है ना, माननीय बहन जी ने खुद बोला है कि मेरे लोगों ने मुझ पर आंख बंद करके भरोसा रखा है, और मैं देख लेना आने वाले समय में इन लोगों को बता दूंगी कि हम लोग कितनी मजबूत हैं, और हम लोग अपने बलबूते हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व करते हैं माननीय बहन जी के नेतृत्व में। तो हम लोग बहुत कम नहीं हैं, और आप देखिएगा आने वाले 2024 में हम लोग बहुत मजबूती से। एक सवाल बड़ा उठता है कि बहन जी का जो निर्माण है, जो बहन जी कार्य करती हैं, कार्यशैली है, वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अटूट है। बड़े बड़े राजनीतिक, बड़े बड़े पार्टियां भी उनसे ये सीख लेती हैं। लेकिन कहा जाता है जो प्रभारी हैं वह कहीं ना कहीं टिकट का लेन देन या किसी को आगे ना बढ़ना, बहन जी से ना मिलवाना, गलत तरीके से प्रेजेंटेशन रखना, इस तरीके की चीज़ें कई सारी देखने में आती हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये बात कहूँ, हर पार्टी के अंदर इस तरीके के कुछ लोग होते हैं, ठीक है।
तो तमाम सभी प्रभारियों को कहते हैं ना, ये भी बहुत गलत बात है। और जो प्रभारी हैं भी अगर मान लीजिए वो कुछ इस तरीके का कर भी रहे हैं, तो मुझे लगता है ना उन्होंने पूरा जीवन भी दिया है अपना, तो उन्हें भी एकदम से गलत कह देना बिल्कुल सही नहीं है मुझे लगता है, चाहे कोई A to Z कोई भी हो। क्योंकि एक व्यक्ति जो अपने पूरा पार्टी के लिए पूरा जवानी उसने दे दी है, बुढ़ापे तक वो आ गया है, 60 65 70 साल का हो गया है, तो उसे भी हम एकदम से गलत नहीं कह सकते। समझना चाहिए मुझे लगता है ना, एक सामंजस्य आपस में हम लोगों को बैठाना चाहिए। सब हमारे ही लोग हैं, वो भी ना सीनियर हैं, बहुत अनुशासित और बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं। मैंने जो पर्सनली मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि बसपा का जो भी पदाधिकारी है, बड़ा सीनियर से सीनियर, इतना इंटेलिजेंट और इतनी शार्प दृष्टि रखता है ना कि मतलब मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में कोई भी नेता इतना शार्प होगा जितना हमारे बीएसपी का नेता होता है। तो माननीय बहन जी के कुशल नेतृत्व में उनको काम करने का मौका मिलता है तो भाई वो निखर जाते हैं उस तरीके से। लेकिन मुझे लगता है ना कि हम लोगों को जो है ना एक सामंजस्य बैठाना चाहिए, क्योंकि हम लोग लिटरली अगर कमज़ोर होते चले गए तो कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर सवालिया निशान तो होंगे उस तरीके से खड़े। और कहीं ना कहीं एक दो चार लोग होते हैं उस तरीके के बदमाश, है ना, वो माननीय बहन जी को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, है ना, अपने अस्तित्व को धोखा दे रहे हैं। मैं तो सीधा ये कहूँगा, माननीय बहन जी को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो अपने अस्तित्व को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि भाई मेरे को लगता है ना कि माननीय बहन जी जैसा सूझबूझ वाला नेता ना कोई इस दुनिया में हो सका था ना होगा, मैं रियलिटी बताऊं आपको, है ना। तो वो उनको धोखा देना बिल्कुल भी किसी भी सूरत में सही नहीं है। जो माननीय बहन जी का आदेश है आपको करना चाहिए। ग्राउंड पर क्या होगा, ये पैसा वैसा सब चला जाएगा अभी थोड़े दिनों में, है ना, तो कोई वो नहीं है, सबको जाना है एक दिन यहाँ से। आज बीजेपी की उसके सैकड़ों संगठन हैं, लेकिन वोट बैंक के नाम पे सिर्फ उनकी बीजेपी होती है। लेकिन बहुजनों के अंदर जो 85% काउंट होते हैं उनके अंदर सैकड़ों पार्टियां हैं, सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन वोट बैंक एक क्यों नहीं होता है। जबकि बाबा साहब ने भी एक ही बात कही थी, अभी अपने स्पीच नंबर 113 में कहा था कि 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर होना चाहिए, तभी आप देश के शासक बन पाएंगे। बहुजन समाज के लोग मायावती या बसपा को वोट क्यों करें, यह बताएँ, क्या फ़ायदा। देखिए, ये तो सीधा सीधा कार्यकाल देखें भाई, जो माननीय बहन जी का कार्यकाल है, ठीक है, 1,45,000 सौ करोड़ दबंगों को जेलों में ठूसना, ठीक है, राजा भैया जैसे व्यक्ति को उसकी असल हैसियत दिखाना कि तेरी क्या औकात है। इसके अलावा जो तमाम भर्तियां हैं, इसके अलावा जो कानून का शासन है, और इसके अलावा सबसे बड़ा कार्य जो माननीय बहन जी ने किया है कि हम लोगों का इतिहास एक आजीवन उसको जीवंत कर दिया है। नोएडा में आप घुसेंगे तो सबसे पहले आपको बुद्ध का दर्शन होगा। आप लखनऊ के अंदर जाएंगे तो आपको हमारे तमाम ज्योतिबा फूले से लेकर के छत्रपति शाहू जी महाराज तक सबके दर्शन होंगे। तो इससे क्या है, हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ है ना, तो वो प्रेरणा लेंगी कि भाई हम लोग शासक हुए, और जब हम शासक होते हैं तो हम सर्व समाज को सम्मान देते हैं, हम बहुजन समाज को सम्मान देते हैं, साथ में और अन्य समाज को भी सम्मान देते हैं। पहला कारण है ना। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए माननीय बहन कुमारी मायावती जैसा कुशल नेतृत्व इस देश के अंदर, आप सोचिए, एक बार इमेजिन कीजिए कि जब एक उत्तर प्रदेश जैसे 16 करोड़ की आबादी के प्रदेश के अंदर माननीय बहन जी मात्र 20 लाख करोड़ रुपए का जो बजट होता है उसके अंदर इतना कुछ कर सकती है माननीय बहन जी। तो सोचिए जब $1 ट्रिलियन का बजट माननीय बहन जी को मिले, अगर पूरे देश में माननीय बहन जी काबिज हो जाएं, तो आप सोचिए इस देश का असल मायने में धरातल बदल दिया जाएगा। क्यों बदल दिया जाएगा? क्योंकि इस देश के अंदर जो कुपोषित लोग, मैं कह रहा हूँ ना, जो इस देश के अंदर शोषण जिनका हुआ है, उन लोगों पे आज भी कुछ नहीं पूछ रहा है भाई। अगर मान लीजिए ऊपर से बारिश हो रही है ना, तो छनते उन पे एक बूंद भी नहीं पहुँच रही है। माननीय मोदी जी कहते हैं इस बात को कि भाई मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो पहुँच आज भी नहीं रही है। आज भी वो लोग जस के तस हैं। अभी रिसेंट के एक IPS ऑफिसर है राजस्थान का, वो घोड़ी पर नहीं बैठने दे रहे हैं उसको, बताइए आप, IPS ऑफिसर को घोड़ी पर नहीं बैठने दे रहे। तो इससे ज़्यादा अपमान और क्या होगा एक समाज का इस देश के अंदर। लगातार 70-72 साल की आज़ादी के बाद हम लोग ये सब सर्व कर रहे हैं, और मान लीजिए माननीय बहन जी आज आ जाती हैं, तो आप फिर करके दिखाइए किसी पर कोई शोषण, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे महिलाएं हो, है ना। क्योंकि माननीय बहन जी तो खुद एक महिला है, उन्होंने तो महिलाओं के लिए जो जिस लेवल पर, सिक्योरिटी लेवल पर कार्य किए हैं, वो तो किसी से भी अछूते नहीं, सब जानते हैं उनके बारे में, और हर कोई जान रहा है इस चीज़ को। तो मुझे लगता है माननीय बहन जी एकमात्र ऐसी नेता हैं जिनके साथ चल के इस देश को सच में विश्वगुरु बनाया जा सकता है। आपने महिलाओं की बात करी, बहन जी की बात करी, और बीजेपी लगातार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जंतर मंतर पे कई दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, पहलवान साथी हैं। बीजेपी के किसी MP ने, MLA ने उनका शोषण करा है, और वह लगातार कह रही हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे न्याय मिले। तो क्या कारण है कि आज इस खुले मंच से कहने के बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है? देखिए, ये तो इन लोगों का रहता है। इन लोगों के सो कॉल्ड दबंग लोग जो हैं वो सच में बहुत खतरनाक है, मानने पर। ये उनके आगे किसी की, क्योंकि मैं तो रहा हूँ, मैंने देखा है चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत निकट से चीज़ों को देखा। उत्तर प्रदेश में भी मैं रहा था बीच में अभी, तो मैंने वहाँ देखा है कि किस प्रकार से इन लोगों के जो गुर्गे होते हैं ना, सो कॉल्ड अगल बगल में चलने वाले बदमाश प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो गाड़ियों पर हूटर लगा करके, और भाई उनको भगाने से मतलब है कोई मर जाए मर जाए, और अगर मरता कौन है तो रोड पे कौन चलते हैं, सब हमारे लोग चलते हैं, है ना। जो बाकी तो गाड़ियों से निकलते हैं घर से और गाड़ियों में घुसते हैं, है ना। तो उस तरीके से फिर उसके बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है।
रेप हो जाते हैं लड़कियों के, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उनके पिता को मरवा दिया जाता है। अभी रिसेंट में एक लखीमपुर खीरी का केस था, सब जान रहे हैं उसको। तो इन लोगों को, ये लोग सो कॉल्ड दबंग लोग हैं, और ये जब एक इनको ना शह मिलती है ना सत्ता की, तो ये लोग और भी ज़्यादा क्रूएल हो जाते हैं, मतलब क्रूर हो जाते हैं। माननीय बहन जी ऐसा कुछ नहीं होने देती है भाई। माननीय बहन जी ने अपना एक सांसद अपनी हवेली से, जिस पर वो रहती हैं, अपने उससे गिरफ्तार करवाया बाकायदा पुलिस से। तो आप देखिए, वो तो आदमी को 1 मिनट में बिल्कुल औकात दिखा देती हैं कि भाई मैं समाज के अंदर किसी प्रकार का अपमान किसी और के लिए भी नहीं झेलूंगी। सीधी सी बात, अगर तुम बड़े पोस्ट पर हो गए हो तो तुम्हारी जिम्मेदारियाँ उतनी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। अगर तुम सोचोगे कि भाई मैं दबंग ही दिखाऊं कि मैं पावरफुल हो गया, भैया पावर और दबंग वाली यहाँ नहीं चलती बीएसपी के अंदर कुछ भी। तभी तो लोग औकात में रहते हैं बीएसपी के अंदर। आपने देखा कभी बीएसपी के किसी भी नेता को ऐसा आवारागर्दी करते हुए, कि अपमान करते हुए, कि किसी को गाड़ी चढ़ाते हुए, किसी को कभी आपने सुना है? कभी हो ही नहीं सकता है भाई, क्योंकि माननीय बहन जी का तो खौफ ही इतना है। पार्टी के अंदर जो नेता हैं, इस तरीके के बदमाश नेता जो है, चू भी नहीं कर सकता है यहाँ पर कोई भी। तो ये है। क्या बहन जी के शासन आने पे समानता बंधुता की बात होगी? होती है मान्यवर, ये होती है। और मैं तो इसका सबसे बड़ा, मैं तो बहुत उस समय जब माननीय बहन जी की सत्ता में थी, तो मैं तो नहीं था इतनी इस यौवनावस्था में जिसमें मैं अब हूँ। तो तब तो मैं बालक काल में ही हुआ करता था, तो मुझे समझ में आती थी चीज़ें कि किसे कहते हैं मार्गदर्शन, किसे कहते हैं असल मायने में स्ट्रिक्ट प्रशासन। मेरे कुछ कलेक्टर दोस्त हैं, कुछ IPS हैं, कुछ IAS हैं, तो वो मुझे आज भी बताते हैं, कहते हैं भाई ये जो शासन था ना माननीय बहन कुमारी मायावती जी का उस समय, तो उस मतलब ये मान लो कि अगर वो आज ये बलिया ज़िले में आ रही है ना, तो अगल बगल के ज़िले के जो कलेक्टर हैं, जो IPS है ना, ऐसे मुस्तैद हो जाते थे। तो पता नहीं होता था, माननीय बहन जी शाम को धावा बोल दें, अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे बहन जी किसी स्कूल में चली जाती थी। आपको पता है कि वहाँ का जो चपरासी भी है ना, वो भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसका अगर टाइम 6 बजे खुलने का है, तो वो खुल रहा है स्कूल की नहीं खुल रहा है। तो माननीय बहन जी जैसा कुशल नेतृत्व तो सच में कोई नहीं है। और जो माननीय बहन जी ने छूट दी थी हमारे लोगों को, तमाम नेता हमारे माननीय बहन जी ने हमारे लोगों को जो व्हाट वी कॉल्ड इट, जो ट्रेनिंग दी थी, वो लोग बहुत ट्रेंड और बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। बस ज़रूरत है तो हम सभी को एक साथ आ जाने की, और पुनः हमारे को अपनी बसपा को बहुत मजबूती से करवाना। धन्यवाद सुमित जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।